जी. Hello and Assalamu alaikum. We're back with another episode with Samson Simon Sharaf. Today, Simon is going to talk to us about the linkages of regime change operations. कि किस तरह से political instability, economics instability पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान की जो political economy है, वो क्या है और उसमें किस तरह से उसको हमेशा से जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई अताब आता रहा है। तो आए साइमन के साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमन। Assalamualaikum and good morning and good evening to all the viewers world over. साइमन, लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंस्टेबिलिटी। आपने कहा टॉपिक है हमारा आज का। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी एक रीसेंट साइंस है स्ट्रैटेजी की। हम्म इट इज द मदर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज। हम्म इसमें स्टेट क्राफ्ट की स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशंस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं। हम्म And why political economy is different from economics or from strategy is कि ये तयन करती है उन मकासद का, उस मकसूद का जो आपने हासिल करना है through political manipulation. So what you basically do is you use everything towards a political end and you manipulate everything in any field towards a political end. हम्म तो ये जो टूल है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और सबसे पहले इसके ऊपर स्टडीज़ हुई साउथ अमेरिका में, क्योंकि आपको याद होगा इवन इफ़ यू आर अ चाइल्ड देन और यू वर नॉट बोर्न कि साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा कोल्ड वॉर के बाद। क्यूबा, वेनेजुएला, पनामा, निकारागुआ, चिली, पेरू, इन सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा सीआईए की इंटरवेंशन की वजह से और इन केस ऑफ क्यूबा केजीबी की इंटरवेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती रहती थी। वहाँ पर ये सब्जेक्ट सामने आया, इस पे स्टडी की गई और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल थी 1973 ऑयल एम्बार्गो में, जहाँ मुस्लिम ममालिक ने तेल पे बंदिश लगा दी थी पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई थी और दुनिया को उस ज़माने में लॉस जो था तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स का या 280 बिलियन डॉलर्स फिगर, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट वाज 28 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था उस ज़माने में। उस ज़माने में 28 बिलियन डॉलर्स वाज लॉट ऑफ मनी। तो then they put this political economy into play and they created dependencies in the Muslim world and in the Islamic world. Or ultimately, the West took ownership of this entire 28 billion and much more than that. And this is what political economy could do without firing a shot. So this is what political economy is. मसलन सऊदी अरेबिया जो लीडर था उस ऑयल एम्बार्गो में, लिबिया जो लीडर था उसमें जुल्फकार अली भुट्टो जो ब्रेन चाइल्ड थे इसके, वो जी सब कहाँ है? शाह फैसल किधर गए? शाह फरहान कहाँ गए? कर्नल कजाफी के साथ क्या हुआ? हम्म चुन के एक एक को इन्होंने फारिग किया। तो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल इकोनॉमी इज। और फिर इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट की डेवलपिंग वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक था, मार्शल प्लान था, ठीक है, इस किस्म की जो चीजें थी, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो इस किस्म की थी कि जिन जिन ममालिक ने यहाँ पर इंटरवीन किया, इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, इन टाइड एड एंड ट्रेड से, वो ममालिक बड़ा अरसा अनस्टेबल भी रहे। लेकिन जब जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है, वो लगामें मजबूत होगी, तो वो ममालिक अमेरिकन कैंप में तीर की तरह सीधे हो गए। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। साउथ कोरिया इज वन एग्जांपल, यूरोप इज अनदर,
One of the biggest beneficiary were France and Germany. Lekin now they don't have an independent stance. Singapore is another example. So there are so many cases. South America में बहुत ज़्यादा examples हैं, सबसे ज़्यादा हैं. और हर जगह यहाँ पर जो international intervention है, it's in the form of international institutions, financial institutions के नामों पर, tide aid and trade के नाम पर. देखें होता ये था कि प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में कलोनियलिज्म था. तो जंग की जो कॉस्ट थी, द कॉस्ट ऑफ वॉर वाज सो हाई, दे हैड टू पुल आउट फ्रॉम देयर. सो व्हेन दे पुल्ड आउट, तो वो कलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म तो खत्म हो गया, बट उसकी जगह नियो कलोनियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म आ गए. दे प्लेस्ड ऑल दीज डिपेंडेंसीज onto the countries which had been granted so called freedom. और वो ममालिक जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा अब भी महकूम हैं. They are still, उनके strings हैं, puppets की तरह उनको खींचा जाता है और वो उसी के मुताबिक काम करते हैं. तो all that came into being. This is, you can say, warfare of the late 20th and early 21st century. राइट. तो वही मतलब ठीक है, प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है. अच्छा ये बताइए आप मुझे कि ये बहुत ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है, लेकिन ठीक है ये सब हो गया पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, क्योंकि आई बिलीव कि जो मूवमेंट थी वो अराउंड द वर्ल्ड वॉर टाइम ही, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही हमारी जो मूवमेंट थी फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान की जो थी वो चल रही थी. लेकिन at the root of it हमको अनस्टेबल रखा गया है. मतलब आप ये देख लीजिए ना, फ्रॉम कायदे आजम का एग्जाइल into the ziyarat residency. I'm sorry to put it that way, लेकिन I mean it's an open secret ना. उनकी एम्बुलेंस का ना पहुंचना, लियाकत अली खान, एंड देन वो उसको पूरा लेकर चले जाते हैं आप मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस पे, द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, एंड देन on to and we'll come to the fall of Dhaka beast show में. तो what do you think about that? थोड़ा सा I know थोड़ा सा pointed है. नहीं, इतना पॉइंटेड नहीं है. मैं तो इस पे लिख चुका हूँ मुतादिद बार. I've written so much on this. The point is, when the new political map of the world was being drawn towards the closing of Second World War, उसमें certain decisions were taken. And some of the most important decisions were what to do with the Germany, which is a very big country. So the decision taken was East and West Germany. दो हिस्सों में डिवाइड कर दो. ठीक, यूरोप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप. और आपको पता है बाद में वो नेटो और वार्सा बन गया. What to do with the world's biggest victorious army? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी यूनाइटेड इंडिया की थी. वहां पर इनको ख्याल आया कि देयर इज ऑलरेडी अ मूवमेंट फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट. सो दे बैक्ड द आइडिया एंड सडनली, जैसे मैंने पहले भी कहा, कैबिनेट मिशन प्लान पॉप्ड अप. तो जाहिर है बड़े सगीर में 1906 से मुस्लिम लीग की मूवमेंट जारी थी. उससे पहले अलीगढ़ स्कूल लेट 19th सेंचुरी में शुरू हो चुका था अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि तब्दील होगी, मॉर्फ होगी इनटू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. तो इनकी तो बड़ी पुरानी डिमांड थी कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें सेल्फ गवर्नेंस दी जाए. एंड देयर the Muslim League saw it was something more than autonomy and self-governance. It was independence. So Muslim League pounced on it. The Congress did not resist. और अभी अगर आप ब्रिटिश जो इंडिया ऑफिस है वहाँ की जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड्स वगैरह में देखें, जो कि मैंने देखा है और चेक भी कराया है, a decision was taken which synchronized with the independence movement of Pakistan. तो वो हो गया and Pakistan was created, India was divided,
the biggest army was split into two. An issue was created in Kashmir. इसी तरीके से Israel was also created. ये भी उसी रोड मैप के अंदर आया. A little later लेकिन हुआ. तो ये सब कुछ हुआ. Now their argument was that Pakistan should be used for containment of godless communism. The word is godless communism. क्योंकि उस जमाने में जो कम्युनिज्म था स्टालिन वाला जी और माओ जेतुंग वाला, वो खुदा दैरियत थी उस वक्त. तो पाकिस्तान को दूसरे लफ्जों में इस्लाम को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया गया. तुर्की में भी इनकलाब आया था, तो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और पाकिस्तान एक्सटेंडेड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान शामिल, इस बेसिस के ऊपर दो मिलिट्री अलायंसेस बने. एक सेंटो बना था, एक सीटो बना था. ठीक है. एंड दे वर इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड टू रेजिस्ट द कम्युनिस्ट इन्वेजन. तो पाकिस्तान ने जब पिंगे बढ़ानी शुरू की 60s में चाइना के साथ, इट वाज नेवर अप्रूव्ड और वो आज तक भी अप्रूव नहीं हुआ. हालांकि पाकिस्तान ने 1970 में मदद भी की अमेरिका की टू बिल्ड ब्रिजेस विद चाइना. हेनरी किसिंजर का फेमस दौरा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में वो चाइना गए और सब, उसका हमें क्या फायदा हुआ. 1971 हो गया, पाकिस्तान टूट गया. तो ये सारे इनके डिजाइन्स में मौजूद थे. इंस्टेबिलिटी, माय फर्स्ट आर्टिकल आई रोट इन अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, इट वाज इन द डेली न्यूज़. उसमें मेरी लास्ट लाइन थी, इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान is an important plank of the US policy in the region. ये इन दोनों ममालिक को कभी भी स्टेबल नहीं होने देंगे. और आप देखें जो आपका सवाल है, कायदे आज़म लियाकत अली से लेके असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली, now it's no secret who killed him. लेकिन this is also no secret, और पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि सैयद अकबर जिसने मारा था, उसकी फैमिली तो चंद साल पहले तक एबटाबाद में जिंदा थी, शिमला पहाड़ी में रहते थे. बिल्कुल. इतना उसकी फैमिली को किसने सस्टेन किया, किसने उन्हें कोठियां दी, घर दिए, क्या किया. आफ्टर ऑल कोई पावर तो थी ना, जिन्होंने लियाकत अली शहीद के कातिल को इतना अरसा पाकिस्तान में उसकी फैमिली को सस्टेन किया. ऑब्वियसली द स्ट्रिंग्स आपको पता चल गया होगा कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ बिल्कुल. खत्म. और आज भी इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान में जब लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो एक दफा फिर जो अफगान वाला बॉर्डर है और उसी रीजन को दोबारा अनस्टेबल किया जा रहा है. उस पे मैं आता हूँ, उस पे मैं आता हूँ, जी उस जी पे भी आऊंगा. रिमेंबर दिस क्वेश्चन. उसके बाद आप देखें पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर शुरू होगी. आपको खाना खा के सोते थे, नाश्ते के वक्त हुकूमत नहीं होती थी पाकिस्तान में. और ये ड्रामा भी चलता गया. 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी till the martial law was imposed by Iskandar Mirza and later on taken over by Ayub Khan. अयूब खान ने जो ये टेक ओवर की थी, ये पूरी अमेरिकन रजा के साथ की थी. अमेरिकन्स हैड सपोर्टेड दैट टेक ओवर क्योंकि एक बहुत बड़ा मिलिट्री एड पैकेज और इकोनॉमिक एड पैकेज पाकिस्तान के लिए आया था. एंड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर मॉडर्नाइज्ड और हमारी नई छावनियां बनी, हमें पैटर्न टैंक्स मिले, हमें F-86 जहाज मिले, स्टार फाइटर F-104 हमें मिले, फ्रिगेट्स मिली और बड़ी चीजें मिली. तो हम बड़े मॉडर्नाइज हुए मिलिटरीली. फिर पाकिस्तान जब बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा एंड वी बिकेम अ स्टार इन एशिया, तो वो भी उन्हें पसंद नहीं था. क्योंकि जो महकूम है उन्होंने उसको उस लेवल पे रखना है जहां पर वो उसका इन्हिसार, his dependence remains on the oxygen cylinder they provide. Remember, during the recent regime change, ख्वाजा आसिफ used the word हम अमेरिका के ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं. That is the oxygen cylinder. So और फिर उसके बाद वो हो गया beggars can't be choosers. तो एक तरफ वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, दूसरी तरफ बेगर्स हैं. शहबाज शरीफ ने क्या दिया, beggars can't be choosers. शहबाज But ने. remember Ayub Khan said, friends not masters. आए ताहिर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में
होता है. He said that, and after having said that, it was bye bye Ayub Khan. He was gone. भुट्टो को यूज किया गया. उसने पहले अमेरिकन के साथ हॉबनॉबिंग की, फिर उसने रशियंस के साथ की ताशकंद में. ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो खुलना हमारी तारीख में बड़ा ज़रूरी है. फिर वो सारी प्लानिंग हुई बांग्लादेश बनाने की. इनिशियल प्लानिंग जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा और वी विल ऑनरेबली विथड्रॉ फ्रॉम देयर एंड वी विल पार्टी टू डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फॉर बांग्लादेश, सेपरेशन फ्रॉम बांग्लादेश. लेकिन इंडिया ने जब मौका देखा और रशिया ने ये मौका देखा, उन्होंने इनका नाक रगड़वा. एंड दैट इज हाउ द सरेंडर टुक प्लेस इन 1971. ये हुआ. फिर भुट्टो साहब आए. उन्होंने सबसे पहले जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की उस सबको तबाह कर दिया. आई टॉक्ड इन द लास्ट प्रोग्राम ऑन. एंड देन ही रेज्ड द बोगी ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक. लाहौर में उसने कम्युनिज्म को भी छोड़ दिया, इस्लामिक सोशलिज्म को भी छोड़ दिया. उसने अमेरिकन कैपिटलिज्म हार्वर्ड स्कूल को भी छोड़ दिया, जिनकी वो खुद पैदावार था, जिन्होंने उसको अयूब खान के कैबिनेट में इंसर्ट किया. एंड नाउ ही वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा. ठीक. और 1973 का ऑयल एम्बार्गो हुआ, सब कुछ हुआ. फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, ओआईसी की, लाहौर में हुई थी, जहां पर शेख मुजीब को भी बुलाया गया था. ये सब कुछ हुआ. लेकिन लास्ट में क्या हुआ? माशाल्लाह दोबारा आया. बिल्कुल. और पता है ये इसलिए ना मेरे कोई व्लॉग्स पे तो मैं इतना बार-बार कहती हूँ, एंड व्हिच इज व्हाई आई एम सो ऑनर्ड कि आप आके मुझसे ये बातें करते हैं, क्योंकि मैं बार-बार ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी तारीख से सीखते नहीं हैं. मुझे आज भी याद है जब खान साहब ने पहली ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपने इमरान खान साहब ने. आई रिमेंबर सेइंग दिस कि मुझे अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ मैं कि खान साहब को अल्लाह मियां बरकरार रखे हमारे सर पे, और वो क्योंकि मेरे ज़हन में वही सारी बात घूम रही थी कि किस तरह से वो ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई थी और किस तरह से एक-एक करके वो शाह फैसल से लेके, भुट्टो से लेके, गज़ाफ़ी से लेके हर किसी को किस तरह से एलिमिनेट किया गया. जी, बिल्कुल. और उसके बाद आप देखें कि एक तवील अरसा आया मिलिट्री रूल का, ज़िया-उल हक साहब का. ठीक. और अल्टीमेटली he was of no more utility because he had grown too big for his boots. एंड उन्होंने एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बबल का छोटा सा मसला है हमारे न्यूक्लियर साइकिल में. वो बबल, यू नो, दैट बबल मीन्स अ लॉट. उन्होंने वो बात की. उसके बाद जब इंडिया वांटेड टू असॉल्ट पाकिस्तान सडनली, जनरल सुंदर जी के ज़माने में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये खुद वहाँ पे पहुँच गए क्रिकेट मैच देखने के लिए. और मुशाहिद हुसैन से एक इंटरव्यू दिलवाया गया, कुलदीप नैयर मुशाहिद. दैट इज़ द टाइम अमेरिकन्स रियलाइज़ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में बहुत आगे निकल गया. सो दे गॉट रिड ऑफ ज़िया. 1 2 3 कर दिया, वो भी खत्म हो गया. एंड देन बिकेम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. 58 टू बी वर्सेस डेमोक्रेसी इंसर्ट किया गया. जो सदूर थे, गुलाम इसाक खान थे, लगारी साहब थे, वो तवातर के साथ थोड़े अरसे के बाद हुकूमतों को रिमूव कर देते. कभी नवाज शरीफ आ गया, कभी बेनज़ीर आ गई, नवाज शरीफ आ गया, बेनज़ीर आ गई. एंड देन एट सम स्टेज दे डिसाइडेड नहीं, किसी एक को पूरी मेजॉरिटी देते हैं और उनको पीछे से मैनिपुलेट करेंगे, कैसे चलते हैं. सो नवाज शरीफ केम विद 2/3 मेजॉरिटी. वो भी गॉट टू बिग फॉर हिज बूट्स. उसने कहा कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन बन जाऊंगा. So then all that tiff started. और फिर मुशर्रफ साहब आ गए. regime change took place. पाकिस्तान में regime change उनकी रजा के बगैर नहीं होती. मुशर्रफ साहब ने बड़ा डेडिकेशन से काम करना शुरू. सबसे बड़ा हुआ ये कि इकोनॉमिक अनएक्सपेक्टेडली हमारा जीडीपी उस वक्त भी बहुत बुरा था, 1.5 1.7 के करीब था. 4 सालों में छलांग लगा गया पाकिस्तान बहुत ऊपर. और पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइव हो गई, सड़कों का जाल बच गया, ट्रक की ट्रक होते थे पाकिस्तान की हाईवेज के ऊपर. इकॉनमी वाज ऑन द व्हील्स, इट वाज मूविंग. रेलवे में भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, स्टील मिल प्रॉफिट में चली गई थी. एंड
there was so much good work doing. Around 2006, it was again decided, nah, this is not enough. सबसे पहले तो इकोनॉमी को collapse किया गया. वो हम एक अलहदा शो कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को collapse किया गया. I know the exact point जिसके ऊपर पाकिस्तान की एक बबल इकोनॉमी को ड्रेन प्लग खोल दिया गया. पाकिस्तान में ना गैस थी ना बिजली थी by the end of 2007. And we're back there now. खत्म होगी कौन. हमारा 7 का जीडीपी जो है, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, कंट्रोल डेमोक्रेसी, और पहले जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी आई, गिलानी साहब बने. इनको रेन इन करने के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, और फिर वो चेंज हुए, फिर दूसरे आए. बीच में वो किस्से कहानियां भी चली, मेमो गेट, ये वो सारा ड्रामा. तो नवाज शरीफ आए, ये भी रेन इन नहीं होते थे, उनके लिए पनामा पेपर आया, उसके ऊपर जेआईटी बैठी. जेआईटी की फाइंडिंग्स में 2 हाजिर सर्विस अफसरान भी थे मसल्ला फौज के. आज नैब ने उस जेआईटी को भी बिल्कुल काबिल जमानत करार दे दिया. उसमें 4 मसल्ला फौज के अफसर बैठे हुए हैं. So this is all manipulation. And then this latest regime change, आपने जो बीच में बड़ी इमोशनल होगी, वो इसीलिए हुई कि इमरान खान had a purely nationalistic view. He was not looking to become an ally of China. He was not looking to become an ally of Russia. What he was looking for is to emerge as a strong nation. Okay. Like Japan, South Korea, like Singapore, like Malaysia. Like India. I mean, look at India's policies. India followed a different route, unfortunately. ठीक They है. were more independent. They were more independent. जहाँ पर पाकिस्तान को डैमेज करना था, वो इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन एक्टर्स का साथ देते थे, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान नहीं होने दिया था. लेकिन ये हुआ ये कि what is not tolerable is an egalitarian, independent, self esteem वाला developed पाकिस्तान, जो इमरान खान का ख्वाब कोर है पीटीआई की आइडियोलॉजी की, जो बेसिक कोर है, ये 4 चीजें हैं. अगर जहां भी आप पढ़ेंगे, ये कभी तब्दील नहीं हुई पीटीआई के आइन में या मंशूर के अंदर. बिल्कुल. egalitarianism, no, egalitarian, Humanity, self-esteem. बराबरियत, सब बराबर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है ना. और इमरान खान का आप देखें, उसने हाथ किन पे डाला अपनी लाइफ के दौरान? गरीबों पे डाला ना. अस्पताल बनाए, चैरिटीज बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, ठीक है. जब वो चांसलर बना ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसने उसको इस्तेमाल किया मौके को पाकिस्तान में वैसी यूनिवर्सिटी बनाने की. वो एक निज़ाम में तब्दीली लाना चाहता था, which was not right. और वो एक इंडिपेंडेंट स्टांस लेने के लिए पाकिस्तान टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारी सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सिर्फ वेस्ट ना हो, वो टेक्नोलॉजी चाइना से भी आई, जो बहुत सस्ती है. BRI प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, ये सारा कुछ. तो लेकिन उस टैंजेंट पे जाने से पहले मुझे रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम, साइमन. अभी एक चिराग होता है ना, चिराग बुझने से पहले एक दफा ऑक्सीजन की तलाश में उसका जो शोला है ना, वो भड़कता है. इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कायद इमरान खान ने की थी, he laid out everything what he wanted to do. It is historical. Absolutely. ये लोग सब भूल जाएंगे, जेलों वाले मामलात और दूसरी चीजें. हिस्टोरियन जब लिखेगा तो वो कॉन्फ्रेंस लिखेगा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले उसने की थी. बिल्कुल. That will be etched in the history of Pakistan. This is what he had actually wanted. तो ये सारा मैनिपुलेट किया गया. ये सारा इस्तेमाल है पॉलिटिकल इकोनॉमी का. अच्छा. Destabilized, they keep you economically dependent. You cannot become self-reliant. और
Therefore, you cannot become a self-reliant, developed, proud Pakistan in the comity of nations. I would like for you to end with your the one liner जो आपने मुझे प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने से पहले कहा था कि हम आजाद भी हैं लेकिन ये ये रूसो ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा He said, आप मुझे तो man आपने is man is born free but is everywhere in chains. ये जो एब्सोल्युटली आप chains हैं, these are political economy. नहीं बिल्कुल नहीं आपने कहा था हम आजाद भी हैं लेकिन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी गुलाम भी हैं हाँ, तो वही और ना, everywhere in chains. जी इसकी we're in इंस्पिरेशन जो है that comes from the French philosopher Rousseau. right फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उसने कहा था कि हम्म man is born free but is everywhere in chains. बिल्कुल और यही इन्हीं चेन से खान साहब छुड़ा के हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह आपके जैसे कई और लोग हैं जो वाक़ई मुहिब्बे वतन हैं, जो वाक़ई पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं। एंड आई रियली होप कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपके जैसे लोग आप साइमन खान साहब के साथ रहें और हमको हमारी हकीकी आज़ादी की तरफ लेके चलें। इंशाल्लाह हमारा सफर पा जारी है और आखिर में पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।